बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज यूजल जी, आज के लाइव सेशन का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो शेयर करना। जी आपने कुछ पूछना तो नहीं मिस? हाँ, एक वाले का मैं आपको जवाब दे देता हूँ, वो मिस के काम भी आ जाएगा। वो ये है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है एज ए एम्प्लॉय के तौर पर, तो 10 लाख रुपए तक अगर लोन है और रेट ऑफ मार्कअप 10% या उससे ज़्यादा है, तो एम्प्लॉय की इनकम में कुछ भी जमा नहीं किया जाएगा। अब अगर 10 लाख से लोन ज़्यादा है लेकिन रेट ऑफ मार्कअप 10% या उससे ज़्यादा है, तब भी कुछ नहीं करना। सो साइमल्टेनियसली अगर आप किसी एक में भी फॉल कर गए तो आपको आपकी इनकम में कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। चले, ये तो आपका पहला सवाल आपका था। दूसरा ये है कि अगर आपने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है और 15 लाख है, तो बेंचमार्क से जितना कम होगा उतना आपकी इनकम में चला जाएगा, यानी सीधा 10%। लेकिन उसमें पीरियड जरूर काउंट फॉर कीजिएगा कि कितने पीरियड के लिए आउटस्टैंड रहा वो। मसलन अगर आपने 1 जून को लोन लिया है तो 30 जून तक तो 30 दिन बने ना सिर्फ, तो डेज भी काउंट करने हैं आपने। अच्छा, ये भी हो सकता है मैं आपको लोन दूं और बाद में वापस कर दूं या मजीद और ले लूं, तो उस वक्त उसको भी काउंट फॉर करना है। हमने एक सवाल बनाया हुआ है, आपके नॉलेज के लिए मैं शेयर कर देता हूँ। फर्ज करें मिस, मेरे पास जो लोन है ना वो मैंने लिया 0% पे, पहला 8 लाख रुपए, अगला 4 लाख मैंने लिया 4% पे, और उससे अगला 4 लाख लिया मैंने 9% पे। तो अब आपको हिस्से बनाने पड़ेंगे कि पहले वाला इंटरेस्ट फ्री है तो 10% आपकी इनकम में जाएगा जितनी देर आउटस्टैंड रहेगा। अगला 4 लाख कब लिया और कब तक आउटस्टैंड रहा, जैसे बैंक को आप मार्कअप पे करती है, बिल्कुल उसी तरह ही है, उतने टाइम का वो आ जाएगा। तीसरे में 9% है और 1% का, वो समझ आ गई बात आपको। ये एक बात तो ये हो गई कि आपको जरा इसमें जब आप डाइवर्सिटी पैदा करेंगी तो आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा। फिर आपको ना उस चीज़ को हैंडल करने में, लेकिन समझ आ जाए तो फिर बहुत आसान हो जाता है काम। अगर इंसान को चीज़ समझ ही ना आए तो जितनी मर्जी आप टकरे मारती नहीं, वो आपको कभी भी। अब पार्टनरशिप का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पार्टनरशिप का एक सवाल है, सवाल नहीं है, पार्टनरशिप में जब हम बीकॉम कर रहे थे या सीए में थे, तो पार्टनरशिप का सवाल उसको बड़े मेहनत से हम करते थे। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपको पता है पार्टनरशिप यूज होती है, तो हर दफा सवाल न बदल जाता था। तो एक बंदे ने 100 सवाल किए लेकिन पेपर में वो सवाल फिर नहीं कर सका। वो आप कहेंगे जी ये कैसे हो गया? देखिए बात यह है क्योंकि हमें अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती तो बड़ा आसान होता। वजह ये थी, वो क्वेश्चन डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस पे। अगर आपको ये पता लग जाए कि पार्टनरशिप को कंट्रोल टर्म्स एंड कंडीशन में करना है, फिर आपके लिए बड़ी आसानी है, क्योंकि जिस तरह वो कहेगा उसी तरह आपको करना है। लेकिन वो क्या होता है, लोग रटा लगा लेते हैं लेकिन उनको क्या कहते हैं, उसकी समझ नहीं होती। तो आप जरूर याद करें, लेकिन समझ के करें तो कमाल ही हो जाएगा फिर। क्योंकि अगर वो डेविएशन भी होगी, मुझे याद है मेरे फाइनल में सवाल आया था तो बिल्कुल वो इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन था। 10 टर्म्स एंड कंडीशन थी, मैं उसको पढ़ता गया, जिस तरह उसने कहा उस तरह मैं एंट्रीज पास करता गया। उसके बाद मैंने रिवाइज उसकी बैलेंस शीट या जो भी बनाना था वो बना के उसको दे दिया। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो पार्टनरशिप को कंट्रोल, क्योंकि हर बंदे की टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है। आप दोनों पार्टनरशिप करेंगी, डिफरेंट होगा, कोई और करेगा डिफरेंट होगा, मैं करूंगा, हमारी आपस की होगी। बहरहाल पहला सवाल है जी आपका, कोई आपका तो पूरा हो गया, आपका मिस कोई सवाल तो नहीं है। चले, पहला सवाल है जी आपकी तरफ। हमने अभी तक इफेक्ट मिस ये पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट होता है। मैंने सवाल बदल के कर दिए, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखें, अब इसमें आपको 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि अगर तो आपके फिक्स एसेट्स में कोई कमी या इजाफा हुआ है, ठीक हो गया, रेक्टिफाई एंट्री करके, तो ऑब्वियसली फिर आपकी डेप्रिसिएशन पे भी इफेक्ट जाएगा। क्योंकि अगर वैल्यू बढ़ गई तो आपकी डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, और अगर वैल्यू फिक्स एसेट की कम हो गई तो फिर डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। कॉमन सेंस है ना, ठीक। और अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो फिर ठीक है, जो है वो उधर ही रहेगा। सो आपका इफेक्ट स्टॉक पे भी आ सकता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ जाता है तो वो बैलेंस शीट को भी इफेक्ट करेगा और उधर से आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी इफेक्ट करेगा। इसी तरह आपकी सेल अगर बढ़ जाती है तो कुछ एंट्रीज दोनों पे इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, कुछ एंट्री एक जगह पे इफेक्ट डालती है। सो आपको चेक ये करना है कि सिचुएशन के हिसाब से किस पे कौन सी चीज इफेक्ट क्या डाल रही है, वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। मसलन अगर आपने एक पार्टी से 1 लाख रुपया रिसीव किया, उसकी एंट्री पास नहीं की, तो क्या होगा, आपका कैश में पैसा कैश बढ़ जाएगा,
और जो पार्टी का जो बैलेंस है वो आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि रिसीव हो गया। सैयद इजहार हुसैन कह रहे हैं जी 147 एडवांस टैक्स किस पर लागू होता है। ये अभी सैयद इजहार साहब आपका सवाल लेते हैं, ये जरा हमें जरा सेशन कर लेने दें, आप ये शेयरिंग हमारे साथ कर लें, फिर आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। सो पहला इफेक्ट आ गया। अच्छा, अब कैपिटल आपका बढ़ गया, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, काम आ जाएगी आपके। हमारे पास एक केस था, उसमें क्या हुआ कि मैंने 2 एडजस्टमेंट थी बेसिकली। मैंने उसमें से लैंड गायब कर दी और प्लस उसकी लीजिंग के जो एसेट्स और लाइबिलिटी थी ना, लीज पे ली हुई थी, वो मैंने दोनों गायब कर दी। मुझे हेड ऑफिस जो बैंक का था, क्योंकि वो मैनेजमेंट बैंक पर्पज के लिए अकाउंट्स उन्होंने ऑडिटेड बनवाए थे, तो मुझे हेड ऑफिस से उनके फोन आ गया कि आपने 2 ब्लंडर्स मारे हुए हैं। मैंने पता तो मुझे था, मैंने कहा जी वो क्या। उन्होंने कहा जी आपने एक तो लैंड गायब कर दी अंदर से जो कि पहले आ रही थी आपने, दूसरी बात यह है कि लीज के एसेट्स और लाइबिलिटीज किधर गए, वो किधर गए, वो कैसे गायब हो गए। वो तो हमसे लीज इन्होंने ली हुई है। पहले बैंक लीजिंग नहीं करते थे, सिर्फ लीजिंग कंपनी करती थी, बाद में इनको भी परमिशन मिली, ये भी कर, अब बैंक्स भी और शेड्यूल बैंक और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको इजाजत है वो लीजिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने कहा देखे 2 पॉइंट्स है मेरे पास। पहली बात तो ये कि लैंड जब मैंने टाइटल चेक किया वो फर्म के नाम था ही नहीं, वो तो था इंडिविजुअल के नाम पे, तो ये तो कैपिटल ओवर स्टेट हो गया। तो मैंने कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए लैंड को क्रेडिट किया और कैपिटल को डेबिट किया, और कैपिटल की मैंने रिकंसिलिएशन बना दी कि पहले इतना था, अब ये देखे यहाँ तक कैसे पहुंचा। अच्छा, उसने कहा जी वो लीज किधर गया। मैंने कहा लीज की जब मैंने रीपेमेंट शेड्यूल देखा, उसे टैली करने की कोशिश की, तो मैं कुछ भी कर लूँ वो टैली नहीं हो रहा था। कभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए, कभी एसेट्स उससे मैच ना करे। मैंने कहा यार मैं दोनों को कैसे ठीक करूं। मैंने क्या किया, मैंने दोनों को बीच में से बाहर निकाल दिया, और जो लीज रेंटल उन्होंने आपको दिए वो मैंने अकाउंट फॉर कर दिए उसकी। अच्छा, उसने कहा जी आपने वो गायब कैसे कर दी। मैं क्या देखें, जो है ना लॉ ये कहता है कि जी आप लीज एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक करें, वो कंपनीज के लिए, वो इंडिविजुअल एओपी पे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होते। तो जब होते नहीं तो मैंने रेंटल जो आपको 12 माह का दिए वो बुक कर दिया, तो बात खत्म हो गई। तो ये इफेक्ट मैं आपको बताने के लिए सिर्फ प्रैक्टिकल केसेस बता रहा था कि बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस पे भी हो सकता है और दोनों पे भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है जी, व्हाई वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये तो देखें, अगर मैं बनाता क्यों, ताकि मुझे पहला तो ये पता चले कि बैंक का बैलेंस कितना है, बैंक में मेरे बैलेंस कितना है और मेरा बैलेंस कितना आ रहा है। अब आप डेली बेस पे कर ले, वीकली बेस पे कर ले, मंथली बेस पे कर लें, क्वार्टरली बेस पे कर लें, हाफ ईयरली बेस पे कर लें, एनुअल बेस पे कर लें, चॉइस आपकी है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अब मैं अगर नहीं बनाता तो जो अब जितने भी अनप्रेजेंटेड और अनकलेक्टेड चेक्स हैं वो आपको अकाउंट फॉर करने, बल्कि तमाम एंट्री, इसको आप इस तरह ले लें कि किसी पार्टी के साथ आप रेगुलर बेसिस पे डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका बैलेंस रिसीवेबल है या पेएबल है, तो उसका भी बैलेंस रिसीवेबल पेएबल तो आना चाहिए ना। अगर मेरा रिसीवेबल है तो उसका पेएबल होना चाहिए। तो बैंक को भी आप पार्टी समझ लें। फर्क सिर्फ ये है कि बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही होती है। आप बैंक को सेल परचेज नहीं कर रहे, जरा नोट कीजिएगा। बैंक सिर्फ आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस करता है, आपकी वो अकाउंट को मेंटेन करता है और उसके चार्जेस जहां एप्लीकेबल है वो आपसे रिसीव कर लेता है, और कुछ नहीं है। ठीक हो गया, यानी आपके बिहाफ पे पैसे रिसीव होते हैं और आपके बिहाफ पे पे होते हैं और बैंक चाहिए। इसलिए इसको बनाना जरूरी है ताकि पता चले कि हमारा बैलेंस आउट तो नहीं हुआ, वो चेक अनप्रेजेंटेड तो नहीं है, अनकलेक्टेड तो नहीं है, ताकि उसको रिकंसाइल करके तो प्रॉपर जो जितनी एंट्रीज बैंक की है और आपकी है उसको टैली किया जा सके। तीसरा क्वेश्चन आपने पूछना तो नहीं कुछ इसमें? तीसरे पे चले। तीसरा क्या है जी? और प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखिए बात सिंपल सी है, आपकी जो बुक वैल्यू है, अगर दो तरह के एसेट्स हैं, डेप्रिसिएबल एंड नॉन डेप्रिसिएबल। अगर आपका डेप्रिसिएबल एसेट है तो आपने क्या करना है कि सेल प्राइस या डिस्पोजल कंसिडरेशन जो आपको मिलनी है उसमें से आप अपनी WDV को, बुक वैल्यू को लेस कर दें, तो डिफरेंस आपके पास या आपको, यानी अगर डिस्पोजल प्राइस WDV से ज्यादा हुई तो गेन आ जाएगा, और अगर 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 डिस्पोजल प्राइस उससे कम हुई तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। सो यानी ये आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ
फिक्स एसेट होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अकाउंटिंग के अंदर ये अदर इनकम है या अदर लॉस है, लेकिन सेक्शन 22 ये कहता है इनकम टैक्स लॉ का कि ये बिजनेस इनकम का हिस्सा बनेगा। यानी अगर मुझे डिस्पोजल ऑफ एसेट्स पे लॉस होता है तो वो बिजनेस का लॉस काउंट फॉर होएगा, बिजनेस की हेड ऑफ इनकम बिजनेस होगा उसका। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैंने पहले फर्क बताया था अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो कुछ और है, टैक्स की कुछ और है। अकाउंटिंग की WDV कुछ और है, टैक्स की कुछ और है। अकाउंटिंग का डिस्पोजल प्रॉफिट पे कुछ और होगा या लॉस, और टैक्स में कुछ और होगा। चलो चौथा क्वेश्चन जी आज का, हाउ एडजस्टिंग एंट्रीज अकाउंटेड फॉर इन फाइनल अकाउंट्स। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताएं, वरना मैं शेयर करता हूँ। क्या पढ़ा आपने एडजस्टिंग एंट्रीज को, क्या करते हैं आप लोग? सर हम उसका इफेक्ट देखते हैं ना हम लोग। कैसे? कोई एक एंट्री बता दो एडजस्टमेंट में। इस तरह से हम लोगों ने एडजस्टमेंट करनी होती है कि हम लोगों ने डेबिट साइड को क्रेडिट में लिख दिया और क्रेडिट साइड को डेबिट में लिख दिया, तो उन्होंने हमें एडजस्टमेंट दी होती है। इस तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं होता है। तो जब हम उसको ठीक करेंगे तो जाहिर बात है वो हमारा ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट में जाकर फर्क तो पता चलेगा। ठीक हो गया एक। अच्छा अब सवाल यह, क्या हर एडजस्टमेंट की डबल एंट्री होती है? नहीं, सिंगल एंट्री भी हो सकती है। मसलन इस तरह से हमने को सस्पेंस अकाउंट डालना होता है, वन साइडेड एरर हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, वो तो हो गया ना वन से, वो तो ठीक हो गया। मेरा सवाल यह है कि अगर आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है जी, तो क्या कोई ऐसी एंट्रीज भी होती है? असल में पता कि एडजस्टमेंट में वो कई दफा आपको चक्कर देगा, आपको टेस्ट ऑफ नॉलेज कराएगा। मसलन वो आपसे ये कहेगा कि आपने जून में एक बिल जो था वो जुलाई में पे किया, लेकिन उसकी एंट्री आपने बुक्स में पास कर दी हुई है, तो मुझे क्या करना है? मिस जून की जुलाई में कर दी, पेमेंट जुलाई में हुई है लेकिन अक्रूवल जून में डाल दी हुई है, तो वो आप जून में क्या करेंगे? कुछ करना है? मैंने कुछ भी नहीं करना, वो आपको सिर्फ चक्कर दे रहा है। वो तो हो गया, वो टेस्ट करना चाह रहा है, आपको पता है। डू यू नो कि इसका इफेक्ट क्या होगा? फिर आपको वो कहेगा जी मैंने इंश्योरेंस प्रीपेड की 2 लाख रुपए और उसकी एंट्री मैंने एडजस्ट कर दी अकाउंट्स के अंदर, तो अब आप बताइए आप क्या करेगी? वो तो हो गया हुआ। तो आपको ये भी देखना है कि कहीं ये ना हो कि आपको वो क्या कहते हैं गोली फिट कर रहा हो कि भाई ये तो चक्कर दे रहा है, ये तो हो गया हुआ, तो मैंने अब क्या करना है? करना भी है कि नहीं करना, और करना है तो कैसे करना है? तो ये भी जरा देखने वाला पॉइंट है कि कई दफा वो आपको कहेगा जी अब करना क्या है, करना क्या जी, वो तो हो गया, और क्या करना है? अच्छा चले 4 हो गए जी। 5वां क्वेश्चन मैंने जो बनाया वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। अगर हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाते तो हमें नुकसानात क्या होंगे, ये बात हो रही है आज जी। काजी साहब हमारे साथ है जी। काजी साहब वालेकुम अस्सलाम। मैं सवाल लेता हूं आपका ये सेशन करके। ये कह रहे अपार्ट अगर पार्ट ऑफ मशीनरी सेल आउट किया है देन व्हाट इफेक्ट गोस। काजी साहब मैं आपका सवाल लेता हूं, जवाब देता हूं मैं आपको जी। मैं आपका सवाल लेता हूं, ये जरा शेयरिंग कर लूं, इंशाल्लाह ताला आपका सवाल लेता हूं मैं। अच्छा अब बात ये हो रही है डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट टू प्रिपेयर फाइनल। अगर मैं फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाता तो मुझे नुकसानात क्या होंगे, जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। सबसे पहले मुझे ना ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगेगा, ना नेट प्रॉफिट का पता लगेगा, ना फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगेगा, ना मैं इसका कंपैरिजन कर सकता हूँ किसी इंडस्ट्री के साथ, पिछले साल के साथ, अपने पिछले सालों के साथ। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन नहीं हो सकती, कैसे पता लगेगा? चेक एंड बैलेंस मेरे आउट हो जाएंगे, मुझे नहीं समझ आएगी कि कौन सी चीज़ ऊपर गई है, कौन सी नीचे चली गई है। मेरा प्रॉफिट कैसे ज़्यादा हो सकता है, मेरे खर्चे कैसे कम हो सकते हैं, कौन से खर्चे कितने हैं। तो ये तो एक समझे हवा में तीर चलाने वाली बात है। तो अकाउंट्स के बगैर तो आप समझे कि आप ये ऐसे ही है किसी फौजी को विदाउट वेपन के आप जंग लड़ने भेज दें, तो वो वेपन्स हैं जी, वो साथ जब तक नहीं होगा वो आप आगे नहीं जा सकते जी। आज का आपका कोई सवाल तो नहीं इसमें? अच्छा चले, मेरे पास इधर सवाल है, ये ले ले जी, आपसे कनेक्टेड है। मैं सैयद इजहार हुसैन आपका जवाब देता हूं। अभी जो कनेक्टेड क्वेश्चन है वो सिर्फ हम ले रहे हैं। काजी साहब ने कहा जी अगर पार्ट ऑफ मशीनरी बिक जाए तो क्या होगा। देखिए काजी साहब, इसमें ना तरीका ये होता है कि आपने फर्ज करें एक गाड़ी खरीदी है, नई गाड़ी खरीदी 1 साल इस्तेमाल की, अब बाद में आपने उसका डेक बेच दिया, तो गाड़ी तो इकट्ठी खरीदी थी,
अब लॉ ये कहता है कि आपने क्या करना है कि पहले डेक की ना WDV आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे? आपने फर्ज करें 20 लाख की गाड़ी ली, उसमें डेक था 1.5 लाख रुपए का, अज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है। एलोकेशन करनी है आपने फेयर मार्केट वैल्यू में कॉस्ट की। एलोकेशन करके जब आपको पता लगेगा डेक के साथ गाड़ी की कीमत क्या है और डेक के बगैर क्या है, तो डेक की कीमत आपके पास, उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर दे सेल प्राइस जो परचेज प्राइस है फेयर मार्केट वैल्यू की रेशो में। जब डेक की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी तो फिर आप डेप्सिन कैलकुलेट कर लें, डेक की WDV आएगी और सेल प्राइस में से डेक को माइनस कर दे, तो आपके पास डेक के ऊपर प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कादी कैसर साहब आपको जवाब मिल गया होगा। कोई और सवाल हो तो जरूर कीजिएगा, कि कर लीजिएगा। मियाँ महमूदुल हक साहब वालेकुम अस्सलाम, कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा। अच्छा जी, एक छोटा सा सवाल मैं और ले लूँ, वरना वो दोस्त कहेंगे आप दूसरों के सवाल ले रहे हैं, मेरे नहीं ले रहे। तो सैयद इजहार साहब ने कहा जी एडवांस टैक्स पर किस पर लागू होता है? देखिए, हर वो बंदा जिसकी इनकम अगर तो इंडिविजुअल है 10 लाख से ज्यादा अगर टैक्सेबल इनकम है तो उसको एडवांस टैक्स देना है। दूसरा, जो नॉर्मल टैक्स रिजीम या मिनिमम टैक्स रिजीम में जो लोग आते हैं उनको भी एडवांस टैक्स देना है, ठीक है। क्वार्टरली बेस पे ये होता है, उसमें 147 में ये डिफाइंड है, और FTR के केसेस में नहीं होता क्योंकि उन पे पहले ही कट जाता है। तो सैयद इजहार हुसैन साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा जी। काजी साहब कह रहे जी जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया काजी साहब, आप हमारे साथ हैं। कोई और सवाल हो तो जरूर कर लीजिएगा जी। इजहार साहब आप भी इसको ओके कर दीजिएगा। कितने हो गए जी आपके? 5 आपके हो गए जी, यानी आधा काम खत्म हो गया हमारा। हाउ, छठा क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है जी जो मैंने बनाया आज के सेशन के लिए, वो है हाउ एंड व्हेन विद होल्डिंग इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन वेरियस पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अगर आप एक साल में आप एक सीट पे बैठी हुई हैं, फाइनेंस मैनेजर है, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है, फाइनेंशियल कंट्रोलर है, डायरेक्टर फाइनेंस है, आपको पता चल गया कि जी पेमेंट्स मैंने करनी है, वो जिसमें परचेजेज है, सर्विसेज है, गुड्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर रेंट है, सैलरीज है। तो पहला सवाल क्या है? हाउ। मैं पहले व्हेन का जवाब दे देता हूं। जब आप पेमेंट करेंगे तब आपने उसका टैक्स काटना है। आउट ऑफ 60 सेक्शन वट एवर, इनमें 99.9% केसेस वो हैं जब आप पेमेंट करेंगे तो आप टैक्स काटेंगे, अदरवाइज आप टैक्स नहीं काटेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अब हाउ, अब टैक्स काटना कैसे है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये काटना ऐसे है कि जो उसका रेलिवेंट सेक्शन है उसके आप रेलिवेंट फर्स्ट शेड्यूल या उसका रेलिवेंट जो कोई अगर सेकंड शेड्यूल में क्लॉज है या SRO है, वहां जाके आपको देखना है कि इस बंदे की टैक्सेबल अमाउंट कितनी है और उस पर रेट क्या होगा। जैसे सैलरी के ऊपर 6 लाख रुपए तक 0% टैक्स है, आगे स्लैब आएगा तो फिर आपको स्लैब रेट काटने हैं। अगर सर्विसेज है तो कुछ 3% वाले हैं, कुछ 8% वाले हैं, कुछ 10% वाले हैं। तो आपको चेक करना है कि किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, उसके मुताबिक आपको टैक्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा जी। ये 6 है जी। आपके पास शाहिद महमूद साहब का सवाल आ गया है। शाहिद महमूद साहब कह रहे हैं सर प्रोफाइल अपडेट में डॉक्यूमेंट जो अटैच दैट इज एविडेंस ऑफ टेनेंसी ओनरशिप करने हैं वो मैंडेटरी है। देखिए, अगर आप शाहिद महमूद साहब कर देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा उनको वेरीफाई करना, वरना बाद में वो आपसे मांग सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जवाब मिल गया होगा। आप बेहतर ये है कि उसके साथ अटैचमेंट कर दें। कितना जी? 7 नंबर। हाँ जी, तो आपको समझ क्या है 7? इज इनकम टैक्स रिटर्न इज मस्ट फॉर ऑल द पर्संस और देयर इज एनी एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल या सेम। देखिए, पहली बात तो ये है 114 सेक्शन है, 114 सेक्शन है जो बताता है कि किन किन लोगों को रिटर्न फाइल करना लाजमी है। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा और भी चीजें बदल गई हैं, मसलन एक बंदे पे 114 सेक्शन अप्लाई नहीं होता। जैसे पेंशनर है एक बंदा, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने जाएंगे उसका वो टैक्स काट लेंगे डबल रेट से। तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि वो लोग आल्दो 114 सेक्शन उन पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन उनको ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए लाजमी वो रिटर्न फिर फाइल करनी पड़ती है, फिर वो उसमें आ सकते हैं। अदरवाइज वो डबल रेट जो होगा वो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो कहीं कहीं मजबूरी भी है, कहीं कहीं लॉ कहता है, तो इसलिए प्रैक्टिकल जो हिंड्रेंस है वो सबको ओवरराइड कर जाती है। कितने हो गए जी? 7। आपका कोई सवाल तो नहीं जी इसमें? चले जी आगे। 7 पूरे हो गए जी। जी ऑनलाइन में कोई सवाल हो तो जरूर कर लीजिएगा। 8 नंबर है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये भी मैंने सवाल बनाया, मैं एक नॉलेज पर्पज के लिए बना लेते हैं। देखें, जो टेंजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स है उसमें जो वैल्यू में डिक्रीज आती है उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है,
और जो इनटेंजिबल होते हैं उसमें जो आप उसको वैल्यू में कम करते हैं यूज करने से या डेप्रिसिएट करने से, अमोर्टाइज करने से, तो उसको अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। सो टेंजिबल होगा तो डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल होगा तो अमोर्टाइजेशन। इसमें एक तीसरा भी है, अगर आपके प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस हैं तो उनको भी अमोर्टाइज किया जाता है। अब कैसे वो इनकम टैक्स लॉ में और जो कंपनी लॉ है उसमें उन्होंने उसको डिफाइन किया हो। अच्छा जी, अब कितने हो गए? 8 हो गए जी। 9 नंबर क्वेश्चन है जी आपकी तरफ, वो आ रहा है, वो मैंने जो बनाया है, हाउ द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड शैल बी ट्रीटेड इन द इनकम टैक्स लॉ। यहाँ 3-4 चीजें आपको जेहन में रखनी है, तब आप आगे जा सकती हैं। पहला सवाल, क्या आपका जिसने लैंड बेची है क्या वो प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं है? अगर वो प्रॉपर्टी डीलर है और लैंड की सेल परचेज में इंडल्ज है तो जो पैसा, जो भी प्रॉपर्टी का लॉस होगा लैंड की सेल परचेज से, वो उनकी बिजनेस इनकम बनेगा। नंबर 1। आप कहती नहीं जी ये तो लैंड मेरी पर्सनल थी, ये तो मुझे खरीदी थी 10 साल पहले, 15 साल पहले, विरासत में आई थी, गिफ्ट आया था। वो अगर लैंड आप बेच रहे हैं तो ये कैपिटल गेन है, ठीक है, जो आपके पास आएगा लैंड को बेच के, ठीक है। बाकी इस पे पूरा सेक्शन है 37, वो उसको बताता है कि कैसे आपने उसको ट्रीट करना है। बहरहाल कैपिटल गेन ये आपका आ जाएगा, और इस पे अगर टैक्सेबल अमाउंट निकली, गेन आपका आया, तो उसको तरीका जो है 37 में बताया गया। दूसरा क्या है? अब तीसरा आ गया। तीसरा, आपने बिजनेस की लैंड को बेचा है लेकिन वो फिक्स एसेट में थी, तो वो फिर आपको लॉ सेक्शन 22 में लेके जाएगा, ठीक है। और उस पे जो गेन या लॉस आपका जारी बात है, उस पे जो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो होनी नहीं है, तो उस पे गेन, उस पे जो गेन है ना, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, ठीक है। उसकी जो डिस्पोजल कंसिडरेशन है उसी को सेल प्राइस लेके उसको वहीं पे डेड कर दिया जाता है, ये सेक्शन 22 कहता है। तो अब आपको 3 तरह की लैंड मिली, एक बिजनेस वाली, एक पर्सनल वाली, और एक तो है ना ट्रेड कर रहे हैं आप, वो स्टॉक एंड ट्रेड था पहला केस, यानी सेल परचेज है। दूसरे में क्या था? जाती आपने बेचा, ठीक है, वो कैपिटल एसेट में चला गया। और तीसरा आपका आ गया बिजनेस का फिक्स एसेट था, वो आपने बेचा। सो अब आपका कोई सवाल तो नहीं जी? ठीक है। अच्छा जी, ये आपके एक सवाल आया काजी साहब का, वो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डेफर कॉस्ट एक्सपेंस ओब्लिग इनकम, डेफर कॉस्ट ओब्लिग एक्सपेंसेस ओब्लिग इनकम। एक काजी साहब बात ये हो रही है कि जो डेफर कॉस्ट तो नहीं, ये बेसिकली इसको आप ले लें इंटेंजिबल एसेट और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस। आपको सेक्शन में कोट कर देता हूं, वो है आपका 24 आपका है इंटेंजिबल एसेट का, और 25 आपका है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस, और जो टेंजिबल डेप्रिसिएबल है वो 22 सेक्शन है। तो आपको लॉ ने बड़ा क्लियरली चीजों को डिफाइन कर दिया कि जो टेंजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है वो जाएगा सेक्शन 22 में, जो इनटेंजिबल एसेट है वो जाएगा सेक्शन 24 में, और जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस हैं वो जाएंगे आपके सेक्शन 25 के अंदर। तो ये तीनों को उन्होंने बड़ा क्लियरली 22, 24 और 25 के थ्रू उसको तरीका बता दिया है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कब चार्ज करनी है और कैसे करनी है। बड़ी डिटेल में ये सेक्शन अवेलेबल है। काजी साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा। कोई और सवाल हो तो आप जरूर कर लीजिएगा। हाँ जी, आगे चलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ विद होल्डिंग इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन इंपोर्ट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, सब लोग इस पे काफी होमवर्क करते हैं और इस पे मेहनत भी करनी पड़ती है। देखें, यहाँ आपको कुछ बताने समझाने के लिए पहले कुछ चीजें मैं आपसे शेयर कर लूं। अगर आप इंपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली बैंक के थ्रू अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, आपको एक इंपोर्ट एलसी जो है खोलनी पड़ेगी। अब कई दफा उसमें वो कुछ एडवांस लेते हैं, कई दफा एडवांस नहीं लेते, लेकिन क्वेश्चन ये है आपने इंपोर्ट को समझने के लिए इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। नंबर 1, जो पेमेंट आपने बाहर उस बंदे को करनी है जिसने चीजें आपको भेजनी है, यानी परचेज प्राइस, उसने तो आपने पैसे ले लेने। फिर आपने जब पोर्ट पे चीजें क्लियर करनी है, बाय सी, बाय एयर, बाय रोड, जो भी है, तो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो एप्लीकेबल है उन्होंने वो आपसे लेने। और तीसरा आपका होगा क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, जो आपको जारी बात है
अब मैं खुद तो मशीन उठाने से रहा, वो जो लोडर आपने देखा होगा अक्सर, जो लोडर हैं वो चीज़ें और वो सब ला रहे होते हैं, ठीक है, सामान, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद चौथा जो इसका आइटम है वो बेसिकली रिलेट करता है कि अगर आपने उसकी इंस्टॉलेशन, ठीक है, रेनोवेशन वट एवर जो भी है, आपने उसकी इंस्टॉलेशन पे कोई कॉस्ट पे की है, तो वो भी आप उसकी कॉस्ट में टिल एक्चुअली एज सर टू ब्रिंग इन वर्किंग कंडीशन जब तक की कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट में ऐड की जाती है। मैं काजी साहब आपका जवाब देता हूँ, अभी बात करता हूँ, उन्होंने सवाल किया हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ कि फर्ज करें बाहर वाले को मैंने देना है 10 मिलियन रुपीज, वो उसने कहा जी ये मेरी इनवाइस है, ये मेरे इतने डॉलर, आप इसको कन्वर्ट करके $1 लाख वो तो मुझे आप दे दें, वो तो चले जाएंगे बैंक के थ्रू उसके पास। लेकिन जब पोर्ट पे अब चीज आएगी, पोर्ट पे आके थोड़ा सा मसला है, वो ये है कि पोर्ट ने आपको चेक करना है कि जो वैल्यू आपने डिक्लेयर की है वो अंडर इनवाइसिंग तो नहीं की हुई, आपने टैक्सेस बचाने के लिए प्राइस तो नहीं कम कर दी। तो वो क्या करते हैं कि आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू को मैच करते हैं असेस्ड वैल्यू के साथ। अब 3 सिचुएशन हो सकती है। नंबर 1, हो सकता है डिक्लेयर्ड और असेस्ड वैल्यू बराबर हो जाए, हो सकता है असेस्ड वैल्यू डिक्लेयर्ड वैल्यू से ज्यादा हो जाए, लेकिन ये बहुत कम होता है कि आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू असेस से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि वो तो आप फिर ज्यादा ड्यूटीज एंड टैक्सेस पहले पे कर रहे होते हैं। बहरहाल उन्होंने लेना है विच एवर इज हायर पे, उसने आपको, अगर आपकी पहले ही डिक्लेयर्ड वैल्यू ज्यादा है तो वो असेस में उसको कम नहीं करते। ऐसी तो बिल ऑफ एंट्री मैंने नहीं कभी देखी कि जिसमें आपने डिक्लेयर किया हो 1 करोड़ और उन्होंने कर दिया हो 80 लाख, वो क्यों कम करेंगे भाई? अगर आपने ही पैसे ज्यादा की खरीदी है तो आपको ज्यादा पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। बहरहाल विच एवर इज हायर आएगा। अब क्या हुआ कि वो 1 करोड़ चला गया उनको, और उन्होंने वैल्यू आपकी असेस कर दी 1 करोड़ की जगह पे 1.5 करोड़। उसने कहा जी आपकी वैल्यू असेस 1.5 करोड़ बनती है, हमें 1.5 करोड़ के ऊपर ड्यूटीज एंड टैक्सेस दे। अब आपको कस्टम ड्यूटी अगर एप्लीकेबल है तो वो पे करनी है, उस पे अगर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है तो वो देना है, अगर फर्दर सेल टैक्स है तो वो देना है, अगर इनकम टैक्स है तो वो आपने पे करना है। लेकिन यहाँ पे एक सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है एड वैल्यूम बेसिस पे आपने पे करना है। मसलन आपको मिसाल देता हूं, आपने करोड़ तो चला गया ना बाहर उस बंदे को जिसकी चीज थी, अब स्टेट ने ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपसे लेनी है 1.5 करोड़ के ऊपर, वो कहेगा जी आपका 25% कस्टम ड्यूटी है, जो भी एप्लीकेबल है, 10 है, 15 है, 5 है या नहीं भी है वो बताएंगे। आपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस 15 मिलियन पे कैलकुलेट करनी है, फिर इसको उस वैल्यू में ऐड करना है। मसलन मैं ले लेता हूं 1.5 करोड़ में ऐड करें जी 20%, तो 30 लाख और ऐड हो गया, वो बन गया 18 मिलियन। फिर 18 मिलियन के ऊपर आपको लगेगा सेल्स टैक्स, फर्ज करें वो है 17%, मैं ज्यूम कर लेता हूं रिड्यूस है 10% है, 18 मिलियन का 10%, 18 लाख रुपए, 19.8 मिलियन। फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे इनकम टैक्स होगा जो भी एप्लीकेबल रेट होगा। इसको एड वैल्यूम बेसिस कहते हैं कि ऐड करते करते आप आगे लेके जाएंगे। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, अब आपने फर्ज कर रहे ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिए, अज्यूम कर लेता हूं 50 लाख रुपए के, अब 1 करोड़ तो ले गया बाहर वाला, ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिए आपने 50 लाख के, और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग इंस्टॉलेशन करने तक आपके 20 लाख और लग गए, तो टेक्निकली 10, 5 और 2 17 मिलियन है। लेकिन इस पूरे 17 मिलियन में इंस्टॉलेशन तक वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस जिसकी एडजस्टमेंट मिल जाए आपको या रिफंड मिल जाए, वो अपने कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहा। ठीक हो गया। यानी अगर सेल टैक्स की एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी तो कॉस्ट में नहीं हो जाएगा, इनकम टैक्स की अगर एडजस्टमेंट मिल जाए या रिफंड मिल जाए तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि दो तरफ से फायदा नहीं वो दे सकते, एक तरफ से आपको डेप्रिसिएशन भी दे और दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट भी आपको दे, तो वो अलाउड नहीं है उस चीज का, वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। ये स्टैंडर्ड भी यही कहते हैं और इनकम टैक्स लॉ भी यही कहता है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि आपने, अच्छा यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्स टैक्स में वैल्यू जो आपने सेल टैक्स रिटर्न में देनी है वो 1.5 करोड़ है, क्योंकि ड्यूटीज एंड टैक्सेस उस पर लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप 1 करोड़ करेगी वो तो आपको रिफंड मांगना शुरू कर देगी। इनकम टैक्स में 1 करोड़ के हिसाब से जाना है और सेल टैक्स में 1.5 करोड़ के हिसाब से जाना है, और फिर आपसे टैक्सेशन ऑफिसर पूछेगा ओ भाई ये फर्क क्यों आ गया, ये तो बहुत फर्क है, बाकी का 50 लाख किधर है, ये आपने किया क्या है। सो एक रिकंसिलिएशन फिर हम बना के देते हैं जनाब, क्योंकि उन्होंने असेस वैल्यू ये की थी, डिक्लेयर्ड ये थी, डिफरेंस होगा आपको एक्सप्लेन करना है। सो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस
जिनकी आपको एडजस्टमेंट मिल जाए या रिफंड मिल जाए, वो आप कॉस्ट ऑफ एसेट का या इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाते। ठीक है, वजह मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब आपका इससे कनेक्टेड सवाल हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी भाई साहब का। सर ये आपने इंटेंजिबल एसेट्स बताए हैं, इसको हम लोगों ने जब करना होता है तो उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। जी इसमें हम लोग गुडविल रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वो रियल होगी। रियल वो एस्टिमेशन वाली गुडविल, वो कैलकुलेशन वाला चक्कर अब खत्म हो गया। अब वो कहते हैं अगर मैंने बस मिसल फंड करें, मैंने आपसे बिजनेस लिया है, आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, मैंने कहा भाई साहब ऐसे करो, मैं आपको एसेट्स की और लायबिलिटी, एसेट्स नेट की वैल्यू आपकी लगी है 4 करोड़ पे। आपने कहा जी ये 4 करोड़ तो हो गया मेरे एसेट्स की वैल्यू, तो जो मैंने क्लाइंट बनाए हुए हैं और नाम आपको देना है, उसका मैं 1 करोड़ आपसे अलग लूंगी। तो आपकी गुडविल जो मैं पे कर रहा हूँ वो 1 करोड़ पे पे कर रहा हूँ। वो जो गुडविल होगी उसको आप कर सकती हैं। इंटेंजिबल, जैसे बेस्ट एग्जांपल है, आप कंप्यूटर अलाइड सिस्टम आप लेते हैं ना, इसके प्रिंटर वगैरह लेते हैं, ये जाएगा सेक्शन 22 में। तो जो अंदर सॉफ्टवेयर है वो क्या है, वो इंटेंजिबल है, वो जाएगा 24 में। ये बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए। एक ही एसेट में 2 हिस्से हो गए उसके। कंप्यूटर टेंजिबल हो गया, हाँ जी, और सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है। आपको तो नहीं नजर आता है वो कैसे बना के सब कुछ बना देता है, वो तो आईटी के एक्सपर्ट आपके बनाते हैं। हाँ जी सर, वो अभी आपने जो बताया कि इनकम टैक्स में जो इसकी वैल्यू, वो प्लीज़ एक दफ़ा ज़रा बता दें कि ये जब हम लोग एसेट की वैल्यू जब हम कर रहे हैं और उसमें सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में जो वो बस नहीं, देखे ना, फर्ज करें मैंने 10 लाख का एसेट लिखा, जी मैंने 10 लाख बाहर वाले को दिया, जी यहाँ पे हो गया वो 20 लाख रुपए, उन्होंने एसेस वैल्यू 20 लाख कर दी, डबल कर दी। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस मैंने इस पे देने हैं, लेकिन इनकम टैक्स पर्पज के लिए 10 लाख के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड होंगे, क्योंकि एक्चुअली तो आपने वो पे किया ना, ठीक है। उन्होंने एसेस वैल्यू इतनी की, आपने दी है कोई नहीं है उसको। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, जी, clear। कस्टम वैल्यू, कस्टम पर्पज के लिए वैल्यू एसेस की गई, हाँ जी। एक्चुअल जो टैक्स होगा वो उस पे कटेगा, वो उस पे लगेगा, हाँ। ड्यूटीज एंड लगे उस पे, लेकिन आपने जो एक्चुअली अकाउंट्स में से दिया है वो 10 लाख रुपए था। 10 पे ही कटेगा। हाँ जी, वो नहीं, 10 आपकी वैल्यू पे होगी, उसके अंदर 20 लाख के ऊपर जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो जाके ऐड होंगे। सही। लेकिन सेल टैक्स, इनकम टैक्स या वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस जिनकी एडजस्टमेंट या रिफंड मिलेगा, वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अलग से डेबिट हो जाएंगे। मसलन मुझे फिक्स एसेट मैंने इंपोर्ट किया है, मैंने 15 लाख रुपए सेल टैक्स दिया, तो मैं अपनी पेबल के गेस उसको एडजस्ट कर सकता हूँ ना, तो मिलना है ना आपको मिल एडजस्टमेंट। जाएगा। तो जब मिल जाएगा तो फिर कॉस्ट का, लेकिन अगर आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो जो इनपुट आप पे करेंगी उसकी एडजस्टमेंट नहीं आपको मिलेगी, वो लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है एग्जाम सप्लाई पे इनपुट नहीं मिलेगा, तो फिर जाएगा किधर, वो कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा, अच्छा, क्योंकि अब वो नॉन रिफंडेबल हो गया। ठीक है। या आप गाड़ी खरीदती हैं, गाड़ी आप खरीदेंगी तो आप जो सेल टैक्स पे करेंगी, अब अपने बेचने के लिए नहीं ली, अपने लिए ली है, आपको 17% ऐड करके वो गाड़ी देगा। अगर गाड़ी 20 लाख की है प्लस 17%, 3,40,000 रुपए, और उसकी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप ट्रेडर नहीं है। तो अब मेरा 3,40 किधर गया, किधर गया भाई, वो मेरी उसके कॉस्ट का हिस्सा बन जी, गया। आपको 23,40,000 रुपए की गाड़ी पड़ गई है, और इनकम टैक्स नई गाड़ी में चूंकि एडजस्ट हो जाता है, आप कर सकती है अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट, ओके, तो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। पैसे गए हैं, पैसे गए हैं, लेकिन वो एडवांस टैक्स के तौर पे गए हैं। अच्छा जी, मेरे पास काजी साहब कह रहे हैं प्लीज डिफाइन एज पर IAS IFR। काजी साहब, इस वक्त चूंकि हम टैक्सेस से कनेक्टेड पॉइंट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो आप उसमें देख लीजिएगा। अब जबानी तो मुझे याद नहीं है, इसको इंशाल्लाह ताला बाद में मैं देखता हूँ। वैसे डेफर्ड कॉस्ट का ना मैं आपको बताता चलूँ कि जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो तो अकाउंटिंग के टीचर ही आपको बताएंगे, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाह रहा। आप टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप कर लीजिएगा जी। UM किंग, अच्छा 100% थैंक यू वेरी मच जी। बाजवा साहब है, सलाम सर, वालेकुम सलाम। UM किंग, अगर कोई सवाल है तो कर लीजिएगा, नाम बड़ा जबरदस्त आपने रखा हुआ है। और दूसरा बाजवा साहब हैं, वो कह रहे हैं बाजवा साहब कोई सवाल हो तो जरूर कर लीजिएगा जी। जनाब, अब आप सवाल तो आज के पूरे हो गए जी, हमारे पास अभी काफ़ी टाइम अवेलेबल है जी। इसको घंटे का अगर सेशन करना है, तकरीबन 35 मिनट हुए हैं, तो 25 मिनट अभी बाकी हैं। अगर आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी तो नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं, मैंने कहा अगर
25 मिनट और है। एक बार देखी थी, इतनी जल्दी हो गया वाकई। हाँ जी, क्योंकि आपके सामने ही है। हाँ जी। जब आप काम की बात करते हैं सिर्फ वही बात करें, तो आपने अभी मेरे पास 34 मिनट्स हुए हैं, 34 मिनट्स में आपने जो 1.5 घंटे में करना था वो आपने 34 मिनट्स में कर लिया। अब आपका कोई सवाल है तो करें, उनके सवाल है तो मैं वो भी देख लेता हूँ। जी जनाब, या कोई और चीज शेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, सवाल है यूएम किंग कह रहे हैं थर्ड शेड्यूल की गुड्स की टैक्सेशन का बताए। देखें यूएम किंग, मेरा ख्याल है आप सेल टैक्स की बात कर रहे हैं। वो थर्ड शेड्यूल जो है बेसिकली वो रिलेट करता है पैक्ड जो आपकी आइटम्स हैं, पैकिंग मटेरियल में जो होती हैं, वो प्रिंटेड प्राइस होती है उसके ऊपर, और सेल टैक्स भी उस पर फिक्स किया होता है। आप इंपोर्ट करके बेचें या मैन्युफैक्चर करके बेचें, तो प्राइस फिक्स होती है, उसको कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता आगे, क्योंकि वो प्रिंटेड है। दूसरा, अगर आप आगे ज्यादा महंगा बेचेंगे, इनवाइस वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उस पर सेल टैक्स जो होगा वो स्टेट को आप पे करेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है फिलहाल। बाकी एक लिस्ट थर्ड शेड्यूल में गिवन है, उसको आप चेक कर सकते हैं। टूथपेस्ट है उसके अंदर, ठीक है, उसमें काफी पैक्ड जो सारी चीजें जो है वो पैकिंग वाली हैं जी। बैटरीज है और भी काफी कुछ है उसके अंदर जी। यूएम किंग अगर आपको समझ आ गया हो तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, कोई और आपका सवाल हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने कोई सवाल करना हो? सर ये जो हम एनुअल रिपोर्ट्स करते हैं जी, उसके अंदर हम लोग कौन कौन चीजें शामिल करते हैं? आप एक काम करें ना, मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करें, आपने गूगल पे ना सर्च करके ना ठीक है। किसी भी लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स बाहर निकालने हैं, हम्म। बिल्कुल सॉफ्ट फायर रखे अंदर, तो आप प्रीफेस में जाइएगा तो वो आपको बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या होगा। इसमें डायरेक्टर रिपोर्ट होगी, ऑडिटर रिपोर्ट होगी, अकाउंट्स होंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी, नोट्स टू दी अकाउंट्स होंगे, प्रोडक्शन का डाटा होगा। इसमें काफी चीजें, फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी भी शायद दिया हो, काफी कुछ उसके अंदर चीजें जो है वो दी होती है। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन भी होती है, क्योंकि आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है ना, तो जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं बना के देंगी वो आपको कहेगा जी इसका तो पता ही कुछ नहीं, ये कर क्या रहे हैं। फिर एनालिसिस भी होते हैं उसके अंदर। ये एनुअल रिपोर्ट का बेसिकली हिस्सा है, ताकि तमाम लोगों के लिए वो ट्रांसपेरेंट और चीजें साफ नजर आए। बाजवा साहब कह रहे हैं जी सर क्या प्रोफाइल गवर्नमेंट सर्वेंट ने भी करनी है या नहीं? देखिए, बात वहां बिजनेस इनकम की हो रही है, एफटीआर की हो रही है। जो लिस्ट 114A में गिवन है उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट का कोई चक्कर नहीं है जनाब। जिसपे जो एप्लीकेबल है उसको 31 मार्च से पहले पहले अपनी लिस्ट को अपडेट करना है। तो बाजवा साहब, मुझे उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा जी। यूएम किंग साहब एक और सवाल कर रहे हैं, सेल्स टैक्स की प्राइस प्रिंट हो गई, इनकम टैक्स के डिस्काउंट के लिए कॉस्ट क्या होगी? देखिए, यूएम किंग बात ही हो रही है, डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। थर्ड शेड्यूल में डिस्काउंट का कोई एलिमेंट नहीं है, वो आपकी बात नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स में आप करते हैं डिस्काउंट। सेल टैक्स में जो प्राइस आपकी प्रिंट हो गई है, सेल टैक्स से पहले वाली प्राइस, उसी पे सेल टैक्स चार्ज होगा। अगर आपने डिस्काउंट देना है तो अपने तौर पे आप बाद में जो मर्जी करते रहे, लेकिन सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसमें आपकी जो प्रिंटेड प्राइस है थर्ड शेड्यूल की, उसमें डिस्काउंट को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यूएम किंग, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, आप लोगों का कोई सवाल है, वरना मैं कुछ और शेयर करूं? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर देता हूं कि आप लोगों ने अमोर्टाइजेशन कैसे करनी है। अच्छा, यूएम किंग ने एक और सवाल भेजा, कहता है वेरी इंफॉर्मेटिव, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्ड शेड्यूल गुड्स की प्राइस टैक्सेशन, प्राइस फिक्सेशन कर सकते हैं कंपेटिटर के हिसाब से? देखिए, ये तो मैन्युफैक्चरर ने तय करना है कि उसने प्राइस क्या देनी है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप डिफरेंट जगहों पे थर्ड शेड्यूल आइटम बेचेंगे तो प्राइस मुख्तलिफ होगी, तो फिर लॉ पता क्या करेगा सेल टैक्स वाले, वो हाईएस्ट जो प्राइस होगी वो आपकी उठा लेंगे। ये जरा ध्यान में रखिएगा कि आपको कंपेटिटर नहीं, मार्केट को देखना होता है कि फिर मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूएम किंग सेल टैक्स लॉ में दिया हुआ है, उससे अगर आप डेविएट करेंगे, अनलेस एक्सेप्शन ग्रांटेड ना हो, वो आपको उसको फेयर मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करके, मार्केट वैल्यू में, वर्ल्ड मार्केट वैल्यू वो यूज करते हैं सेल टैक्स वाले, फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन है वो फेयर मार्केट वैल्यू ही। जी, आपको अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपसे शेयर कर रहा था कि अगर मैं 3 तरह की ट्रांजैक्शन करता हूं,
मैंने लिया एक कंप्यूटर नया, मैंने परचेज किया, 7 प्रिंटर के लाइट आइटम जो जो थे मैंने ले लिए। तो क्या होगा कि वो सेक्शन 22 के अंदर जाएगा, ठीक है, वो ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर जाएगा, ठीक है। मुझे उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है, जो थर्ड शेड्यूल की, वो थर्ड शेड्यूल के जो रेट्स हैं उसके मुताबिक मुझे उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगी इनकम टैक्स लॉ में, जो कि फिक्स प्राइस है। यूएम किंग कह रहे थैंक्स, आपका शुक्रिया जनाब, हमारे साथ है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने लिया 7 सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवा लिया। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया मैंने 5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, जो भी मुझे कॉस्ट पड़ी, वो जाएगा सेक्शन 22 के 24 के अंदर। फिर मैंने जब प्रोडक्शन शुरू करनी थी, तो प्रोडक्शन शुरू होने से, यानी कमर्शियल प्रोडक्शन, इसको मैं कमर्शियल प्रोडक्शन कह रहा हूँ। जब भी कोई फैक्ट्री या कोई चीज कमर्शियल प्रोडक्शन करती है, उससे पहले वो ट्रायल रन करते हैं, कुछ इनिशियल खर्चे करते हैं, ठीक है। वो जो आपको इनिशियल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, मार्केटिंग आपने की है, आपके खर्चे वगैरह हुए हैं, आपको ट्रायल रन में लॉस हो गया है, उसको जमा करें, उसको वो लेता है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस। तो 3 कॉलम उसने आपके बना दिए। एक आपको वो ले गया टेंजिबल डेप्रिसिएबल एसेट में, एक इनटेंजिबल एसेट में ले गया, और तीसरा वो ले गया प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस। इसके अलावा चौथा और कोई होता नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन के बाद वाले प्रॉफिट एंड लॉस उनको चार्ज हो जाते हैं। अब 22 आपको बताएगा कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है। 24 आपको कहता है अमोर्टाइजेशन आपने करनी है, कम से कम लाइफ उसने रखी हुई है 2 साल सेक्शन 24 में इंटेंजिबल की, और ज्यादा से ज्यादा 25 साल। 2 इसलिए कि 1 साल हो गया तो वो एसेट तो रहा ही नहीं, वो तो वैसे ही मोटाइज हो जाएगा, वो तो खत्म हो गया। 2 साल कम से कम लाइफ होएगी, ज्यादा से ज्यादा 25 साल है इनटेंजिबल एसेट की, और जितनी देर आप इस्तेमाल करेंगे उतने पीरियड की आपको अमोर्टाइजेशन मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस है, उसमें लॉ ये कहता है कि आपको 20% स्टेट लाइन बेसिस पे हर साल आपने अमोर्टाइजेशन करनी है, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा होगा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस को। इसका मतलब है 5 साल में वो जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, एक हो गया। अब आ जाए डेप्रिसिएशन, वो फिक्स है रेट, ठीक है। जब आपकी पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, आपको मैंने पहले भी बताया था, तो टोकन वैल्यू 1 रुपए पे एसेट जो होगा वो आपकी बैलेंस शीट में स्टेट किया जाएगा, ताकि आपका फिजिकल भी चेक एंड बैलेंस रहे और एसेट भी अपीयर होता रहे कि ये इतने पे आ रहा है। जी एक और सवाल आ गया जी, मियां महमूद हक साहब कह रहे हैं काइंडली सर अरेंज एन एक्स्ट्रा H1 डे सेमिनार। मियां महमूद साहब बिल्कुल उस पर करेंगे हम, अभी क्योंकि हमने सेल टैक्स अभी शुरू नहीं किया, अब हम करा रहे इनकम टैक्स वाला, तो जैसे ही वो आएगा इंशाल्लाह ताला आपके पास वो भी चीज आ जाएगी। कोई और सवाल हो तो आप जरूर कर लीजिएगा। ले जी, मेरे पास तकरीबन 17 मिनट्स बाकी हैं। मैंने आपको डेप्रिसिएशन का बताया। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन में टैक्स में आने के लिए 2-3 पॉइंट्स आपको ज़हन में रखने हैं। नंबर 1, आप ओनर हो एसेट के, टाइटल आपके नाम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास है कि एसेट को यूज भी होना चाहिए। अगर आप टैक्स में एसेट को यूज नहीं करते तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम टैक्स में नहीं कर सकते। और अगर आप ओनर नहीं है, लीज एसेट्स पे टैक्स क्यों नहीं डेप्रिसिएशन देता? क्योंकि आप ओनर नहीं होते। वो ओनरशिप ना होने की वजह से वो तो दूसरा उन्होंने जो सेक्शन बनाया हुआ है 28, वो ये कहता है कि लीज में लीज रेंटल आपको दिए जाएंगे, आपको डेप्रिसिएशन और मार्कअप अलाउ नहीं होगा। चले, ये बात समझ आ गई। फिर अगर टैक्स की WDV वो आपसे शेयर हो गई, टैक्स का प्रॉपर्टी या लॉस अलग हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और है एक्सेप्शन, एक बड़ी स्पेशल है कि उसमें जो अकाउंटिंग है वो ये कहता है कि जितनी देर आप एसेट इस्तेमाल करेंगे उतने देर की डेप्रिसिएशन आपको मिलेगी, ठीक है। अगर मैंने 1 माह इस्तेमाल किया 1 माह, पूरा साल किया पूरा साल, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। लेकिन अकाउंटिंग कुछ, लेकिन टैक्स कुछ और कह रहा है। टैक्स ये कहता है जिस साल में आप एडिशन करेंगे उस साल में 6 माह से ज्यादा की डेप्रिसिएशन वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ये लो अमेंड हो गया, पहले ऐसे नहीं था, पहले कुछ छोड़ देते हैं। आज की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं। सो ये आपके पास आ गया कि मैंने उसको मुख्तलिफ पॉइंट्स को कैसे कंसिडर करना है। इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है प्रैक्टिकल, आपके नॉलेज पर्पस के लिए काम आएगी। शुगर मिल जो होती है ना जी, वो 6 माह चलती है, 6 माह बंद होती है। अब सवाल ये है कि अकाउंटिंग के अंदर तो मैंने 6 माह इस्तेमाल किया है, वो तो 6 माह की मिलेगी। लेकिन टैक्स के अंदर मैं आता हूं तो इस्तेमाल मैंने 6 माह का किया है अब, लेकिन वो आपको पूरे साल की डेप्रिसिएशन देंगे, ये मैं आपको बताता चलूं। टैक्स में एडिशन अगर नहीं की, ओपनिंग एसेट आ रहे हैं, आपने अगर 1 महीने भी उसको चलाया
तो आपको पूरे साल की डेप्शन वो अलाउ कर देंगे। लेकिन बिजनेस के अलावा कोई यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप एक चीज को जाती पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो तब जितना जाती पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे वो टू दैट एक्सटेंट वो डेप्शन आपको नहीं दी जाएगी। ये दो सेक्शन सब सेक्शन डिफरेंट है 22 के अंदर। एक तरफ तो आपको आजादी देता है कि जी आप अगर पार्टली भी इस्तेमाल करेंगे बिजनेस पर्पज के लिए, जैसे शुगर मिल है तो पूरे साल की दे रहा है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं, मैंने 6 माह चलाया उसको, 3 माह चलाया मैंने बिजनेस के लिए, 3 माह चलाया मैंने पर्सनल पर्पज के लिए, ठीक है। अब उसमें से जो 3 माह पर्सनल होंगे ना वो बाहर निकल जाएंगे, आपको 9 मंथ्स की डेप्शन जो है वो अलाउ होगी। तो वो जो पर्सनल यूज है वो आपको पता है कि सेक्शन 21 जो है वो एक्सपेंस अलाउ नहीं करता कि पर्सनल एक्सपेंसेस आप बिजनेस में क्लेम नहीं कर सकते जी। अच्छा, अब नेक्स्ट आता हूं मैं, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं कौन कौन से एक्सपेंसेस बिजनेस इनकम के अगेंस्ट माइनस कर सकता हूं। अकाउंटिंग में तो आपने सारे ही कर देने हैं ना, जो आपका चाहे क्रॉस चेक हुआ नहीं हुआ, टैक्स कटा नहीं कटा, ठीक है, सपोर्टिंग है नहीं है, सब कुछ डाल के आपने उसमें बिजनेस में डाल देना। जैसे ही आप टैक्स के अंदर आएंगे तो आप पे लिमिटेशन लग जाएंगी, क्योंकि लॉ है, लॉ ने लिमिटेशन लगानी है। वो आपसे कहेगा कि जी बात यह है कि इसके अंदर जो भी एक्सपेंस लॉ के मुताबिक नहीं है उसको आप एड बैक करेंगे, यानी पहले माइनस है तो अब रिवर्स हो जाएगा, यानी आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। अकाउंटिंग का प्रॉफिट कुछ और होगा और टैक्स का प्रॉफिट कुछ और होगा। अब पहला, अकाउंटिंग डेप्शन कुछ और है, टैक्स ही डेप्शन कुछ और है। अकाउंटिंग में आप लीज क्लेम कर रहे हैं, टैक्स में आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, पहले तो सेक्शन 21 की आपकी जो एक्सपेंसेस आपने क्रॉस चेक में करने से नहीं किए वो डिसलो होते जाएंगे, जहां सपोर्टिंग नहीं है वो भी डिसलो हो जाएगा, जिस पे टैक्स नहीं काटा वो भी डिसलो हो जाएगा, जो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं है वो भी डिसलो हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है कि आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स पर्पज के लिए बढ़ना शुरू हो गया है। जब वो बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा आएगा उतना आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने काफी चीजें आपकी, तो इसलिए कहते हैं कि जब अकाउंटिंग में आप एंट्रीज कर रहे हो तो लॉ के मुताबिक करें, ताकि मसलन सैलरी मैंने लोगों को बांटना शुरू कर दी तो मुझे पता नहीं था कि 25,000 से ऊपर एक महीने में एक बंदे को तनख्वाह होगी तो क्रॉस चेक में जाएगा, वरना टैक्स में जैसे ही जाएगा वो डिसलो कर देंगे तो सारा तो बाहर निकल जाएगा, फायदा क्या होगा मुझे। सो हमें चेक एंड बैलेंसेस रखने हैं, सिर्फ अकाउंटिंग को नहीं देखना, टैक्सेस को भी देखना है, क्योंकि अब उसकी कंप्लायंस ज्यादा जरूरी हो गई है। वरना लोग आपको कहेंगे जी अब वो अकाउंटेंट कम टैक्सेशन ऑफिसर मांगते हैं, सिर्फ अकाउंटेंट नहीं चाहिए, क्योंकि एंट्रियां तो हो ही रही हैं। वो तो आप किसी नए बंदे से भी एंट्रियां ऊपर नीचे करके वो पास कर देगा, बल्कि अब तो सिस्टम करता है। 1 महीने की ट्रेनिंग दे बच्चे को, वो सिस्टम में एंट्रियां सारी चढ़ा देगा। लेकिन सवाल अब ये है, क्या वो एंट्रीज ठीक है, क्या वो लॉ के मुताबिक है, क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये तो नहीं कि कुछ एंट्रियां स्किप कर दी, कुछ गलत डाल दी, कुछ ओवरस्टेट कर दी, कुछ अंडरस्टेट कर दी। इतना सीधा काम नहीं है, ये पैसों का मामला है जनाब। सो बेहतर यह है कि थोड़ा बहुत टैक्सेस का टच भी आपके पास होना चाहिए, थोड़ा बहुत, चले ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। जब अगर क्योंकि अभी आपकी एजुकेशन के हिसाब से टैक्सेस की एजुकेशन है, अगर आप उसको एक बिगिनर्स है, ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद एक आपका मिड लेवल आएगा, फिर उसके बाद एक एडवांस लेवल आएगा, तो एकदम से तो ऊपर बंदा जा नहीं सकता, आपको पता है, बेस आपको पहले बनानी है। सो सैलरी में जरूर चेक एंड बैलेंस रखें, सैलरी शीट बनवाएं, जब पेमेंट करें उससे रिसीविंग लें, CNSC की कॉपी हो आपके पास 25,000 से ऊपर क्रॉस चेक होना चाहिए, फिर वो बंदा भी वहां मौजूद हो, काम कर रहा है कि नहीं, अटेंडेंस शीट्स आपके पास जहां जहां जो जरूरत है आपके पास होना चाहिए। सो क्योंकि चेक एंड बैलेंसेस के बगैर कोई भी चीज होती है वो ज्यादा देर आपकी चलेगी नहीं, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बिजनेस इनकम से कनेक्टेड थे। अब कुछ मैं आपको सैलरी वाला जो है, जारी बात है, टैक्स काटना है तो वो एवरेज रेट है जो आपको बताया गया है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रही हैं या कर रहे हैं आप, तो आपको अगर डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग या ऐसी कोई अटेंडेंस हुई है तो उसमें 20% आपने स्टेट उसका टैक्स काटना है। ये सेक्शन 149 है। तो आप एक वक्त में, चूंकि आप सैलरी दे भी रहे हैं, तो आपको पेयर की तमाम ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है कि कहाँ क्रॉस चेक है, कहाँ टैक्स काटना है, कहाँ नहीं काटना, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब कहाँ नहीं काटना ये भी जरूरी है। अगर बंदे की सैलरी 6 लाख से कम है, नहीं काटना, ठीक हो गया। अगर आपकी
पेमेंट जो है हुई नहीं किसी पार्टी को तो टैक्स नहीं काटना। अगर पार्टी के पास वैलिड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है उसका टैक्स नहीं काटना। अगर वो कमर्शियल इंपोर्टर है और प्रूव कर देता है एफिडेविट और बिल ऑफ एंट्री के साथ, उसका टैक्स भी नहीं काटना। अगर एक बंदे को पेमेंट ही एक साल में गुड्स के अगेंस्ट 75,000 से ज्यादा नहीं है या सर्विसेज में 30,000 से ज्यादा नहीं है, उसका भी टैक्स नहीं काटना। सो जहां जहां लॉ आपको छूट दे रहा है वो फैसिलिटी आपने एम्प्लॉइज, अपने सप्लायर और तमाम लोगों को पास ऑन करनी है। अगर आप डायरेक्टली एग्री प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उस पर भी विथहोल्डिंग टैक्स अप्लाई नहीं होता, लेकिन फ्री उसकी प्री कंडीशन कुछ जो है वो आपको पूरी करनी है। वो आपको सर्टिफिकेट देगा लिख के कि मैंने अपनी इतनी जमीन से इतना मैंने एग्री कमा के आपको दिया है, तब आप उसका विथहोल्डिंग टैक्स नहीं काटेंगे। तो जहां जहां छूट है वो रखना बहुत जरूरी है। पेमेंट का आपको जिक्र कर दिया, ठीक है। फिर आपने उसको जमा भी कराना है। एक अगला सवाल, पैसे तो काट लिए आपने लोगों के, तो वो पैसा आपका नहीं है, वो स्टेट का पैसा है। आपने वो फोर्टनाइटली बेसिस पे आपको बताया था 8 कम से कम दिन और 14 मैक्सिमम डेज आपको दिए जाएंगे, वो टैक्स आपने जमा करवाना है। उसके बाद उसकी क्वार्टरली जो है विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है आपने जमा करानी है कि जी इतनी ये पार्टी है, ये पेमेंट है, ये टैक्स है, ये CPR सारे आपने जमा कराने हैं। उसके बाद उसकी फोर्टनाइटली बेसिस पे रिपोर्टिंग आपने करनी है। अगर आप ये नहीं करते, अगर आपको डिफॉल्ट आप कहते नहीं जी मैंने नहीं करना, तो कल को जब आप विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे होंगे तो आपको वो डिफॉल्ट, एक तो वो प्रिंसिपल अमाउंट आपसे ले जो टैक्स आपने नहीं काटे, फिर उस पर 12% डिफॉल्ट सरचार्ज होगा, फिर उस पर पेनल्टी भी आपको पड़ेगी वो अपनी जगह। और अगर आप एक करके भी आप चीज नहीं आगे कंप्लाइंस कर रहे तो फिर प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगी। वो बंदे को भी उठा लेते हैं, प्रॉपर्टी से बंदे की अरेस्ट भी है, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करके बेच देंगे, बल्कि जिनसे आपने पैसे लेने हैं वो उनको लेटर लिख के उनसे भी पैसे ले लेंगे। अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो वहां से भी आपका बैंक फ्रीज करके पैसे ले सकते हैं। तो रिकवरी के मोड्स उनके पास काफी हैं। तो आप कोशिश करें कि लॉ की कंप्लायंस करें, ताकि जितना आप कोऑपरेट करेंगे, जितनी कंप्लायंस आप अच्छी करेंगे, उतनी लॉ आपको फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कभी केस खराब भी हो जाता है तो उसको फिर बंदा अगर कुछ सर पैर हो तो बंदा ठीक भी कर लेता है, कंटेस्ट भी कर लेता है, अपील भी कर लेता है, सेकंड अपील कर लेता है, स्टे ले लेता है। जज भी आपकी तभी बात सुनेगा जब आपने केस मजबूत बनाया हो। अगर आप करके नॉन कंप्लायंस आए हैं, आपने सारी तनख्वाहें, फर्ज करें मुझे नहीं पता था, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने हर बंदा जो था उसकी 25,000 से ऊपर तनख्वाह थी, सबको मैंने कैश दे दिया, उन्होंने आपका एक्सपेंस डिसलो कर दिया। यानी फर्ज करें आपने, आप अज्यूम कर ले आपने 15 लाख सैलरी दी है, तो 15 लाख जब डिसलो होगा तो आपका प्रॉफिट 15 लाख से बढ़ जाएगा। अब मुझे ये बताएं, आप उस जज को जाके कहेंगे क्या? वो कहेगा जनाब आपने पेमेंट ही कैश में की हुई है, तो आपको 21 सेक्शन का नहीं पता था क्या? वो काउंटिंग की चीजें तो आप पूरी कर रहे हैं, डबल एंट्री भी कर रहे हैं, बैलेंस शीट भी बना दी, तो ये एक्सपेंस आपको 21 सेक्शन की वजह से मैं डिसलो कर रहा हूँ और आपको कोई भी लो बेनिफिट नहीं देगा, चाहे वो वेजेस वाले हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो। जो एम्प्लॉइज हैं 25,000 से ऊपर क्रॉस चेक चाहिए, अकाउंट से अकाउंट में जाना चाहिए, वरना वो सारा एक्सपेंस डिसलो हो गया तो आप अकाउंटिंग एंट्री कर करके क्या कर लेंगे? उसने तो आपको लो ही नहीं करना। सर ये जो टैक्स होता है ये हम हर माह ही काटते हैं ना? जब पेमेंट करेंगे, जब पेमेंट करेंगे, whenever the payment will be there, tax will be there। तो सर यहाँ पर उन्होंने 6 लाख की कंडीशन कैसे डाल दी है पूरे एक साल में? उन्होंने छूट दी हुई है कि 6 लाख रुपए तक, इसका स्लैब ही मिस 6 लाख से शुरू होता है, तो महाना तो फिर वो कम हो गया, वो 50,000 हो गया ना। हाँ। नहीं बता क्या, बात तो महाना की नहीं है, बात यह कि आपकी पर मंथ सैलरी कितनी है, ठीक है। आप कितनी सैलरी पे आप आई हैं, आपको ये बताना है। अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो फिर आपका टैक्स कटना शुरू होगा, अदरवाइज अगर, लेकिन कल को इंक्रीज भी लग सकती है, आपकी बाद में सैलरी बढ़ गई फिर, तो मुझे साल में ये चेक करना है कि इसको 6 लाख से ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फर्ज करें आप आई ही जनवरी में है, तो जनवरी टू जून 6 माह बनते हैं, लेकिन तनख्वाह आपकी 3 लाख है, तो 18 लाख हो गया ना मिस, फर्क है ना। मुझे एनुअल एस्टिमेटेड सैलरी आपकी निकालनी कितनी होगी तनख्वाह के हिसाब से, और वो बंदा अगर छोड़ जाता है तो पहले तो जितना होगा उतने का काट के बाकी उसको दे दे, वो तो एवरेज बेस पे जाएगा ना। देखिए ये भी एक सवाल हुआ कि एक बंदा 3 माह बाद छोड़ जाता है, तो उसको तो लाख रुपए के हिसाब से 3 लाख मिला, तो टैक्स क्यों कटा? तो ज्वाइन करते वक्त मुझे ही थोड़ी पता था किसने छोड़ जाना है, मैं तो 12 लाख के हिसाब से निकालूंगा ना जी। और एम्प्लॉय इसलिए नहीं रखा जाता कि कल को जी छोड़ के चला जाएगा, वो तो किसी को भी नहीं पता। जैसे वो जा सकता है वैसे आप भी तो निकाल सकते हैं। अगर ये बात है तो एम्प्लॉयर भी तो एम्प्लॉय को कहता है भाई प्रोबेशनरी पीरियड था, मुझे तो पसंद नहीं आया, मजा नहीं आया काम करने का। और अगर उसकी डेथ हो जाती है
ये तो फिर एक नेचुरल चीज तो है। भी टैक्स कटेगा, टैक्स जो जहां एप्लीकेबल है वो एवरेज बेस पे कट Exemption जाना, नहीं देंगे कोई, वो फिर वो रिफंड वो मांग लेगा ना। देखे ना, अगर 3 माह बाद बंदा चला गया है तो आपने टैक्स काट लिया उसका, एक बात कर रहा हूं मैं, तो उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा, पैसा नहीं जाता कहीं। ठीक है, हाँ जी, और कोई सवाल आपका हो सर सैलरी? जी आपने के दरमियान में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, वो मैं बताता हूँ, जो इनवाइस या बिल के ऊपर डिस्काउंट होता है, जो सीधा ही माइनस हो जाता है, ₹1,00,000 प्राइस 10% माइनस, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपने परचेज बुक ही 90,000 से करनी है। और कैश डिस्काउंट ये होता है कि चीज आ गई है, बाद में उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया, तो वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद एक सवाल और आ गया जी, वो कह रहे हैं शाहिद महमूद साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 5 मिनट और हैं जी, कर लें सर। जब प्रोफाइल अपडेट करना है तो अटैचमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स कहा हुआ है मैंडेटरी है। मैंने आपको शाहिद महमूद साहब पहले भी जवाब दिया है कि आप कोशिश करें कि अटैचमेंट कर दें, क्योंकि आप कोई फेक चीज तो प्रोड्यूस नहीं ना कर रहे। अगर बिजली का आपने रेफरेंस दिया तो बिल था ना आपके पास, अगर आपने बैंक अकाउंट का कहा है तो रेफरेंस आपके पास है, तो डाल दें। आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट अगर होगा तो आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से वेरीफाई हो जाएगी। हो सकता है कल को वो कोई आपसे सवाल कर ले, इस तरह आपसे सवाल नहीं वो करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट आपने दे दिया हुआ है। जी जनाब, आपका कोई और सिर्फ बाकी लास्ट 4 मिनट्स रह गए हैं जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें, कोई आपको चीज समझ ना आई हो तो। सैलरी शीट आपने बनानी है, प्री कंडीशन आपने मेट करवानी है। जहां क्रॉस चेक है वो आपको टैक्स स्कीम पे थोड़ी सी ट्रेनिंग और दे दूंगा, ताकि आपको ये पता हो कि कहां कहां क्रॉस चेक देना है और कहां कहां छूट मिल जाएगी। क्योंकि ये तो ओवरऑल एक सेशन है, इसमें कोशिश की जाती है कि डिफरेंट क्वेश्चन लेके उनको रिप्लाई किया जाए। तो आप उसकी थोड़ी सी टैक्स की ट्रेनिंग में आपको दे दूंगा कि आपने कब क्रॉस चेक देना है, कब टैक्स काटना है, कब नहीं काटना, किसका काटना है। सबसे पहला सवाल ये होता है, दो तीन 5 मोटे मोटे सवाल है। सबसे पहला, क्या आपका एम्प्लॉयर या जहां आप काम करते हैं या करती हैं वो विद होल्डिंग एजेंट है? अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है ही नहीं तो फिर आपको टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसकी टैक्सेबल अमाउंट किधर है, कितनी अमाउंट वो दे रहा है, कहीं वो बिलो टैक्सेबल लिमिट तो नहीं है मिस? अगर वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो फिर आपको क्या परेशानी है, फिर टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपसे शेयर करता चलूं। फर्ज करें आप एक पार्टी के साथ डील कर रही हैं, अब गौर से सुनना, अपनी आंखें कान और दिमाग खुले रखना। फर्ज करें आपने एक पार्टी के साथ डील की, आपने सर्विसेज उससे ली और पेमेंट थी 30,000 की, तो 30,000 तक तो 0% है। क्या आपको ये पता है कि ये बंदा दोबारा कोई सर्विसेज रेंडर नहीं करेगा? तो जब ये दोबारा आएगा फिर इसका 30,000 और आएगा, तो फिर पिछला भी 30 मिला के टोटल पे टैक्स काटना है। अब प्रैक्टिस लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार देखो आप ऐसे करो सारी अमाउंट पे काट लो, अब पहले 30 पे भी काट लो, क्योंकि कल को जब ये आएगा 60 पे काटूंगा तो फिर ये बोलेगा लेकिन आप क्यों काट रहे हैं, आप पहले तो रिलीज कर दी थी, क्योंकि 30,000 तक तो 0% है। सो अगर आपके जेन में कोई डाउट है, कोई चीज है, अगर तो दोबारा उसने नहीं आना फिर तो बात और है। जैसे ऑडिटर की फी है, वो है ही 25,000 फर्ज करो, तो वो तो दोबारा ऑडिट नहीं हो रहा, वो तो साल के बाद होगा। अगर कोई और काम उसने नहीं करना तो फिर आप उसको छूट दे सकती है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये किसी वक्त भी कुछ हो जाएगा तो फिर आपको चाहिए कि आप अमूमन अभी इस वक्त बैंक्स जो प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं वो जितनी भी पेमेंट होती है सब पे काट लेते हैं। पूछा भाई क्यों किया, क्योंकि पता कोई नहीं जी आप फिर आ जाएंगे, फिर उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सो अगर श्योर है 100% श्योर है कि इससे ज्यादा पेमेंट नहीं होनी तो फिर आप छूट दे सकते हैं, वरना वो फिर कल को आपके गले पड़ जाएगा कि भाई वो टैक्स आपने क्यों नहीं काटा। अच्छा जी, सवाल आखिरी सवाल है जी, वो कह रहे प्लीज एक्सप्लेन टीयर 1। काजी साहब टीयर 1 आपको पता है वो रिटेलर जिनकी एक लिस्ट बनाई है उन्होंने, अगर आप उसमें जाएंगे तो आप इनपुट आउटपुट माइनस करके सेल टैक्स जमा कराएंगे, वो टीयर 1 वाले हैं। ठीक है, उसमें टर्नओवर का जिक्र है, एरिया को एरिया जो है उसका जिक्र है, उसमें फ्रेंचाइज है, काफी चीजों का उसमें जिक्र है, ताकि ये लोग पहले जो इनको एग्जम्पशन थी वो आप रिड्यूस कर दिया और टीयर 1 वालों को लाजमी कर दिया है कि वो अपनी जो सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवा के इनपुट आउटपुट माइनस करके सेल टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। और वैसे कादी कैसे सब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। बस जी लास्ट मिनट है और आखिरी सवाल है, अवैस खालिद साहब कह रहे हैं
अगर एक कंपनी अपनी रेंटेड प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन किसी को आगे रेंट पर दे दे तो ये रेवेन्यू क्या ट्रीट होगा? अब एज खालिद साहब, अगर कंपनी रेंट आउट करती है पार्ट को जो इसका वो ओन्ड है, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगा जो सेक्शन 15 के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, वो अपनी डिडक्शन इसमें माइनस करके इसको, अगर कोई और इनकम है तो ऐड करके उस पर टैक्स लगेगा। नहीं जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी क्वेश्चन है, जुनेद मिर्जा साहब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारे पर्सन गॉट सैलरी फ्रॉम 3 इंस्टीट्यूट्स। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आ गया जी। These institutes deduct tax as per rules, but when we file return system club these salaries and there huge difference between tax deducted और tax calculated. What is the tax treatment? बिल्कुल जुनेद साहब आपके साथ नहीं है, हमारे पास भी 3-4 केसेस ऐसे हैं। असल में ये है कि हर पार्टी ने अपना टैक्स काटना है। अगर आपने फर्ज करें आपने 5-5 लाख हर पार्टी से लिया, तो किस 6-6 लाख फर्ज करें हर पार्टी से लिया, तो किसी ने कोई टैक्स नहीं काटना। जब वो 18 लाख होगा तो आपको स्लैब लग जाएगा 18 वाला, वो पैसे आपके क्लाइंट को देने पड़ जाएंगे। ये ऐसे ही है, क्योंकि आपने टैक्सेबल इनकम जो टोटल आएगी उस पर टैक्स पे करना है। तो ये नई बात नहीं है, इसको ऐसे ही करना है। और सैलरी वो ले रहा है तो सैलरी अगर है तो सैलरी है, अगर वो विजिटिंग बेस पे पढ़ा रहे हैं तो जेन में रखिएगा वो सैलरी इनकम नहीं आएगी, वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगा, वो 153 के अंदर जाएगा। मुझे उम्मीद है जी आपको जवाब मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही जी, अब मुझे आप इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी।